नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वो खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, एरोपोनिक तकनीक के द्वारा आप आलू का बीज उत्पादन कर सकते हैं, जिसमें बिना जमीन और बिना मिट्टी के ही आलू उगेंगे और पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी। तो क्या है ये तकनीक, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मुनीष सिंघल। आलू बीज उत्पादन में जो नवीनतम तकनीक अब इस्तेमाल की जाती है, जिसे कि एरोपोनिक्स कहते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ। एरोपोनिक्स में जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो हवा में लटकते हुए आपको आलू दिखाई दे रहे हैं। आलू का बीज उत्पादन करने के लिए आमतौर पर हम ग्रीन हाउस तकनीक का इस्तेमाल करते थे, जिसमें पैदावार काफी कम आती थी। अब एरोपोनिक तकनीक से आलू का उत्पादन किया जाएगा, जिसमें बिना मिट्टी, बिना जमीन के आलू पैदा होंगे। ये जो विधि है जिसमें आलू हवा में लटक रहे हैं, ये एरोपोनिक्स तकनीक कहलाती है। और इस एरोपोनिक्स में आलू को जो भी ज़रूरत है, उसको जो भी हम मिट्टी में, खाद में हम जो उसके न्यूट्रिएंट्स देते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को हम यहाँ मिट्टी में ना देकर यहाँ पे हम, अगर आप देख पा रहे हो तो हम एक ये पाइप की लाइन बिछी हुई है जिसमें नोजल्स लगे हैं। तो इन नोजल्स के थ्रू हम मिस्टिंग के थ्रू हम आलू के पौधों को, उनकी जड़ों को ये सारी जो भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो भी ये हम पहुँचाते हैं इनको। एरोपोनिक तकनीक से अच्छी गुणवत्ता का आलू उगाया जा रहा है। एरोपोनिक तकनीक में पौधे के टिश्यू को प्लास्टिक शीट के छेद में लगाया जाता है। जड़ एक बॉक्स में लटकी होती है, फिर मिट्टी की जगह सारी खुराक छिड़काव करके उसे दी जाती है। जब बॉक्स में लटकी जड़ में आलू लग जाते हैं तो बॉक्स को खोलकर आलू को अलग कर लिया जाता है। यहाँ पे हम देखिए, मुख्यतः हम यहाँ पे जो किसानों की डिमांड रहती है जिन बीजों के लिए, हम उसकी वैरायटीज़ को ही, ये पहली बार है जब आलू प्रौद्योगिकी शामगढ़ में ये तकनीक इस्तेमाल की जा रही है। और हम उसमें मुख्यतः पुखराज, मोहन और कुछ नई वैरायटीज़ हैं जैसे लीमा है, नीलकंठ, इनके बीजों का उत्पादन हम कर रहे हैं। इसमें 18 से 20,000 पौधों का उत्पादन की इसमें क्षमता है। और उसमें से 18 से 20,000 में हम तकरीबन, अगर हम एक एवरेज यील्ड लें तो हम 8 से 10 लाख हमें सीड पोटैटो के मिनी ट्यूबर्स हमें इसमें मिल सकते हैं। और इसमें अब सबसे अच्छी बात इस तकनीक की ये है कि इसमें आपको आलू के जो बीज इस तकनीक से मिलेंगे, उनकी गुणवत्ता बहुत उच्च स्तर की होगी। वो पूरी तरह से जो मिट्टी से जनित जो रोग होते हैं, उनसे ये पूरी तरह से बचे हुए होते हैं। इनमें इस तरह का कोई भी मिट्टी जनित रोगों का डर नहीं होता है। और साथ ही साथ इनके जो बीज की गुणवत्ता अगर आप देखेंगे तो ये उच्च क्वालिटी की होगी, वायरस फ्री होंगे, मिट्टी जनित रोगों से ये फ्री होंगे। और ये नंबर ऑफ ट्यूबर्स, मतलब नंबर जो इनका आलूओं का होगा, हम इस तकनीक से बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। हम जो खेती जो करते हैं, जो सामान्य खेती करते हैं, उसके मुकाबले हम इसमें नंबर ऑफ जो सीड्स हैं, नंबर ऑफ जो बीजों का जो नंबर है, वो बहुत ज़्यादा रहता है। ये कुछ खूबियां हैं इस तकनीक की, जो कि जो आलू के अच्छी गुणवत्ता के बीजों की कमी को हम इनके जरिए पूरा कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस विधि में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए मिलते हैं आलू प्रौद्योगिकी केंद्र सामगढ़ करनाल के शार्दुल शंकर से। एरोपोनिक टेक्निक एक लेटेस्ट टेक्निक है मिनी ट्यूबर प्रोड्यूस करने की। मिनी ट्यूबर हम लोग ब्रीडर सीड बोलते हैं। और आलू प्रौद्योगिकी केंद्र शामगढ़ ने एक कदम और गुणवत्ता की सीड गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। इसमें 2 करोड़ की लागत से हमने यहाँ एक एरोपोनिक यूनिट तैयार की है CPRI की मदद से। इसके अंदर हम लोग लगभग 18 से 20,000 प्लांट्स लगा रहे हैं।
और इसमें लगभग 10 मिलियन यानी कि 10 लाख मिनी ट्यूबर्स आलू के विभिन्न वैरायटीज़ के हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। इससे हमारी जो आलू की मिनी ट्यूबर जो प्रोडक्शन की क्षमता है वो लगभग 3 गुना हो गई है। पहले जो हम लोग 5 लाख ट्यूबर्स बना रहे थे, अब हम लोग लगभग 15 से 20 लाख ट्यूबर हर साल प्रोड्यूस कर सकेंगे। इसमें एक पौधा 40 से 60 छोटे आलू देगा, जबकि पूर्व की ग्रीन हाउस वाली तकनीक से एक पौधे से 5 आलू ही निकलते थे। लेकिन एरोपोनिक तकनीक से तैयार हुए पौधे को खेत में बीज के तौर पर रोपित किया जा सकेगा। इस तकनीक से करीब 10 से 12 गुना पैदावार बढ़ जाएगी। गुणवत्ता के मामले में जो सीड है अभी किसानों को नहीं मिल रहा था, लेकिन जिस तरह से हम लोग ये ब्रीडर सीड के अंदर हमारी जो क्षमता है वो उत्पादन की वो बड़ी है, इससे फार्मर्स को, किसानों को अच्छी गुणवत्ता का सीड विभिन्न श्रेणी का जैसे फाउंडेशन सर्टिफाइड और दूसरे जो सीड्स हैं वो आराम से और इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अक्सर देखा जाता है कि आम की बागों में कई प्रकार के हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप होता रहता है। ऐसा ही एक रोग है आम का गुच्छा रोग। ये रोग बड़ी तेजी से आम की बागों में फैल रहा है। तो किसान इस रोग की पहचान कैसे करें और इसकी रोकथाम के लिए किन किन उपायों को अपनाएं, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। किसान भाई आम के पेड़ में देखेंगे कि अब मंजर आने वाली अवस्था आनी शुरू हो रही है। तो इसमें जो पौधे आम के जो पेड़ हैं उसमें 2 तरह की समस्या प्रमुख रूप से आती हैं। एक है कि मैंगो माल फॉर्मेशन। मैंगो माल फॉर्मेशन ये 2 अवस्था में होता है, एक तो वेजिटेटिव अवस्था में, दूसरा फ्लोरल अवस्था में। तो देखिएगा कि जो पुष्प का गुच्छ होता है ना, गुच्छ में बनना शुरू होगा जब पुष्प वाले अवस्था में, और जब कली खिल निकलता है तो एक जगह आपको, एक ही जगह गुच्छे में आपको कली मिलेंगे। इस बीमारी का मुख्य लक्षण ये है कि इसमें पूरा बौर फूलों का एक ठोस गुच्छा बन जाता है। इस रोग में पेड़ों की शाखाओं व फूलों की बनावट खराब हो जाती है। नई शाखाएं व फूल गुच्छों के रूप में बदल जाते हैं। शाखा गुच्छा रोग अधिकतर नर्सरी के छोटे पौधों में पाया जाता है, लेकिन बड़े पेड़ों पर भी यह रोग देखा जा सकता है। पुष्प गुच्छा रोग में सारे फूल गुच्छों का रूप धारण कर लेते हैं। बाद में कभी कभी इन गुच्छों में से छोटी छोटी पत्तियां ठीक तरह से निकल आती हैं। इन गुच्छों में फल नहीं आते। तो कली जो होता है तो ये आपको वेजिटेटिव स्टेज में हो गया, और पुष्प का जो गुच्छ दिखेगा तो ये मंजर जब आते हैं तब दिखते हैं। और जो इस तरह के संक्रमित जो आपके इन्फ्लोरेसेंस होते हैं उसमें आपको देखिएगा कि फल नहीं बनते। तो इसके कारण जो है, समस्या जो है, इसके कारण बहुत सारे गिनाए गए। फाइनली अब ये प्रूव हो गया है कि ये एक फफूंद है, फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्मी सब स्पेसीज सबग्लूटिनेंस, एक फफूंद के कारण ही होता है, और इसके कारण ही इस तरह की समस्या आती है। तो अब इसमें है कि जो आप ऑर्चार्ड है उसका मैनेजमेंट करने के लिए आपको नियमित रूप से जो अपना पेड़ है उसका ट्रेनिंग और प्रूनिंग करना पड़ेगा। बीमारी का नियंत्रण प्रभावित बौर और शाखाओं को तोड़कर किया जा सकता है। पौध हमेशा स्वस्थ पौधों से ही तैयार करनी चाहिए। रोग लगे भागों को काट कर नष्ट कर देना चाहिए। अक्टूबर के महीने में 2 ग्राम अल्फा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से उपज बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद दूसरा है कि मैंगीफेरिन जिंक या कॉपर चिलेट, मैंगीफेरिन जिंक या कॉपर चिलेट, इसका भी आपको स्प्रे करना पड़ेगा। और तीसरा है एक्रेसाइड जो है वो 3 बार आपको डालना पड़ेगा। एक तो प्री बड स्टेज है, एक प्री ब्लूजम स्टेज है, इस तरह से 3 अवस्था में आप डालिएगा, और फ्लावरिंग स्टेज है। तो आप इस तरह से अपने जो माल फॉर्मेशन वाली समस्या है इससे अपने पेड़ को बचा सकते हैं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है।
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 4 दिनों के दौरान रात के तापमान में उतार चढ़ाव रहने तथा शुष्क मौसम की संभावना है। अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ऐसे में किसानों को सलाह है कि खांसते और छींकते समय नाक और मुंह रुमाल या टिश्यू पेपर से ढक कर रखें। हाथों को बार बार साबुन से धोएं। मास्क का उपयोग करें। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हों उनसे उचित दूरी बनाए रखें। विटामिन सी से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इसलिए इसका नियमित सेवन करें। कोरोना वायरस से बच्चे या बुजुर्ग ही प्रभावित होते हैं, युवा नहीं। ऐसी अफवाहों से बचें। फसलों पर पाले से प्रभाव से बचाव के लिए किसान भाई दोपहर के समय जब पत्तियां सूखी हों तो 1 मिलीलीटर गंधक का तेजाब या डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर प्रति बीघा 100 से 125 लीटर घोल का छिड़काव करें। खेत के उत्तरी पश्चिमी मेड़ पर कूड़ा कचरा जलाकर धुआं कर सकते हैं। यदि सिंचाई की सुविधा हो तो हल्की सिंचाई की जा सकती है। गेहूं की फसल में पीली रोली रोग से पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है। वह उन पर बहुत छोटे छोटे पीले बिंदुनुमा फफोले सीधी पट्टियों के रूप में बनते हैं। रोग के लक्षण दिखाई देते ही फसल पर प्रोपिकोनाजोल 25 EC या टेबुकोनाजोल 25.9 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। सरसों की फसल में तना गलन रोग प्रभावित खेत में देरी से बुआई की गई फसल में 60 से 65 दिन की अवस्था पर प्रोपिकोनाजोल 25 EC की 0.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। चने की फसल में फली छेदक कीट की निगरानी हेतु फेरोमोन ट्रैप 3 से 4 प्रति एकड़ उन खेतों में लगाएं जहां पौधों में 10 से 15% फूल खिल गए हों। इसके अलावा टी अक्षर आकार के पक्षी बसेरा खेत में विभिन्न जगहों पर लगाएं। अगर इस कीट का प्रकोप अधिक हो रहा है उस दशा में इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 0.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। 15 जनवरी से 15 फरवरी किन्नों के फलों की कटाई का सबसे अच्छा समय होता है। तुड़ाई के बाद ग्रेडिंग अवश्य करें। तुड़ाई के बाद बाग की साफ सफाई कर गुड़ाई करें। फल तुड़ाई के तुरंत बाद पेड़ों से मृत, रोगग्रस्त, सूखी और अवांछित शाखाओं को इस महीने के दौरान हटा दिया जाना चाहिए। किसान भाई वर्मी कंपोस्ट के लिए वर्मी बेड तैयार कर सकते हैं। क्यारियों या गड्ढे की लंबाई कचरे की मात्रा के अनुसार रखें। चौड़ाई 1.2 मीटर, क्यारी की गहराई 30 से 40 सेंटीमीटर रखें। क्यारी 2 मीटर ऊंचे छप्पर से ढके रखें। सबसे पहले नीचे मोटे कचरे की 5 से 7.5 सेंटीमीटर तह जो कि 24 घंटे पहले भिगोई गई हो बिछाएं। 30 से 40% पानी रहे। अब ठंडे गोबर की 5 सेंटीमीटर मोटी तह समान रूप से बिछाएं। इसे 5 से 8 बार दोहराएं जब तक गड्ढा भर न जाए। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला राजसमंद के लालचंद ने। आपकी गुलाब की फसल में कीटों का प्रकोप हो रहा है। आप इनकी रोकथाम के लिए जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। फूलों की खेती में उसमें जो कीड़े लगते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप जैसा कि आप जानते हैं कि जितने ही पुष्प पौधे हैं, फूल वाले पौधे हैं, उसमें गुलाब का बहुत ही प्रमुख स्थान है क्योंकि गुलाब को फूलों का राजा कहा गया है। तो आप जानते हैं कि गुलाब के फूल में, गुलाब की खेती में कई तरह के हानिकारक कीड़ों का प्रकोप होता है। उन कीड़ों में जो प्रमुख कीड़ा है वो हैं कीड़े मकोड़े हैं। कीड़े भी हैं और मकड़ी भी हैं जिसको माइट कहते हैं। तो पहले तो कीड़े की बात हम करते हैं। जो कीड़ा लगता है वो लाही, जाड़े का दिन है चूँकि, तो जाड़े के दिन में गुलाब के पौधों में, अन्य पुष्पों में भी लाही का प्रकोप होता है। और लाही जो होता है पौधों के पत्तियों पर, डंठलों पर, पुष्प कलियों पर झुंड के रूप में पाया जाता है। और लाही जो होता है गुलाब के विभिन्न भागों से, तनों से, पत्तियों से, पुष्प कलियों से
उनके रस को चूस करके पौधों को कमज़ोर बना देते हैं, इसलिए इसका नियंत्रण आवश्यक है। और लाही की उपस्थिति अगर जानना हो तो उसके लिए आप जानते हैं कि लाही छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो समूह में रहते हैं, और जब पौधे को आप छूने जाएंगे, जो लाही ग्रस्त पौधा है, तो आपके हाथ में लसलसा पदार्थ लग जाता है। ये लसलसा पदार्थ ये दर्शाता है कि उसमें लाही का प्रकोप हुआ है। गुलाब की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान इल्ली से होता है। इल्ली प्रारंभ में कोमल पत्ते को खाकर नुकसान करती है। इसके अलावा इल्ली फूल की कली में दाखिल होकर अंदर की पंखुड़ियों को भी खाकर नुकसान कर देती है, जिससे कलियां खिलती नहीं हैं। इसकी रोकथाम के लिए आगे की पीढ़ी को रोकने हेतु प्रति एकड़ 3 से 4 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। रासायनिक नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब 14.5 SC 5 मिलीलीटर और स्टिकर 6 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। एक और जो है, जो माइट लगता है, जिससे लाल मकड़ी कहते हैं, इसका प्रकोप भी होता है, जो पत्ती के दोनों सतहों पर, पहले तो निचली सतह पर ज़्यादा आक्रमण होता है सैकड़ों की संख्या में, और उसके बाद अगर ज़्यादा आक्रमण हो जाता है, उसका आबादी बढ़ता है, तो यही सूक्ष्म जीव होता है चूँकि लाही, और जो लाल रंग का होता है। और इसका आक्रमण होने पर आप गुलाब के फूल के पौधों पर देखेंगे कि सूक्ष्म जाला बन जाते हैं। तो सूक्ष्म जाला बनना ये दर्शाता है कि इसमें लाल मकड़ी यानी माइट का प्रकोप बहुत उसकी तीव्रता बढ़ गई है। और जो लाल मकड़ी है, रस को चूसने वाला जीव है। जब सैकड़ों की संख्या में जब गुलाब के पौधों पर, कोमल डंठलों पर, पत्तियों पर लाही का आक्रमण होगा और जब रस चूसे जाएंगे तो पौधा कमज़ोर पड़ जाता है, जिसके चलते आपके पुष्प उत्पादन में काफ़ी कमी हो जाती है। तो इस तरह से आपको हम अभी ये बतला पाए कि लाही से कैसे नुकसान होता है, लाही क्या होता है, जो माइट है, लाल माइट है, जिसे लाल मकड़ी कहते हैं, इसका आक्रमण कैसे होता है, इससे कैसे गुलाब को नुकसान होता है। सूखी टहनियां काटकर अलग कर दें। गुलाब के पौधे के आधार से निकलने वाली नई शाखाओं को भी हटा देना चाहिए। ये शाखाएं पतली, लंबी व तेजी से बढ़ने वाली होती हैं और पौधों को मिलने वाली खुराक का काफी हिस्सा ले लेती हैं, जिससे पौधों की बढ़वार व फूल उत्पादन कम हो जाता है। तो इस तरह से आप समझ चुके हैं। अब इसके निदान के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके निदान के लिए जो कीड़ा है, इन तीनों, कीड़ा और एक मकड़ी, तीनों का आक्रमण को रोकना है, और तीनों का आक्रमण थोड़ा कम हुआ है तो आप एक जो हम बता प्रोफेनोफास नाम का जो दवाई है, कीटनाशी है, इसका जो मात्रा है 1.5 से 2 ml 25 लीटर पानी में घोल बनाएं और इस घोल से खड़ी गुलाब की जो खड़ी फसल है उस पर छिड़काव करें। 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करें, और आवश्यकता पड़ने पर जैसा होगा उसके हिसाब से और कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कि अभी तो ठंड मौसम है तो अभी लाल मकड़ी का प्रकोप कम होगा, लेकिन जो ही फरवरी के बाद जब गुलाब का पौधा में जब तापमान बढ़ेगा, उस समय अब लाल मकड़ी का प्रकोप ज़्यादा होने लगेगा। उस अवस्था में आप जो एक विशुद्ध रूप से जो लाल मकड़ी को मारने वाला रसायन आता है, उसका नाम है प्रोपरजाइट या ओमाइट, एस्पायरोमेसिफेन या ओबेरॉन। तो ओबेरॉन का या ओमाइट का, दोनों में से किसी एक का 1.5 से 2 ml रसायन 25 लीटर पानी में घोल बनाएं, और उस जलीय घोल का छिड़काव गुलाब के पौधों पर करेंगे तो लाल मकड़ी से होने वाले नुकसान को आप बहुत हद तक या पूरे रोक सकते हैं, और गुलाब के फसल को इन सबों से होने वाले नुकसान को रोक सकते हैं। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव चिमनपुरा, जिला जयपुर के घनश्याम सैनी ने। आपने भैंस की मुर्रा नस्ल के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। भारत में भैंस पालन एक फायदेमंद व्यवसाय है। ये व्यवसाय न केवल भारत में दूध आपूर्ति करता है, बल्कि इसमें रोजगार की काफी संभावना है। भैंस का दूध कुल दूध का 57% योगदान देता है। भारत में आमतौर पर मुर्रा, जाफराबादी, सूरती आदि भैंस की नस्ल पाई जाती है। इन सब भैंसों में मुर्रा भैंस सबसे मशहूर है। डेयरी व्यवसाय में आजकल अधिकतर मुर्रा भैंसों को पाला जा रहा है और इसका पशुधन में सबसे ऊंचा स्थान है, जिसके कारण इसे काला सोना कहा जाता है।
ये भैंस गर्म और ठंडे इलाकों में आसानी से पाली जा रही है। मुर्रा पशु भारी भरकम डील डॉल वाले होते हैं तथा इनकी गर्दन और सिर अन्य भैंसों की तुलना में छोटे होते हैं। सींग कसकर मुड़े होते हैं। इनका रंग काला और पूंछ लंबी होती है। इनका पिछला हिस्सा चौड़ा तथा अगला हिस्सा संकरा होता है। इनके मादा पशु का वजन लगभग 550 किलोग्राम के आसपास होता है और मादा पशु की ऊंचाई 133 सेंटीमीटर के आसपास होती है। वहीं नौजवान नर पशु का वजन 650 किलोग्राम के आसपास होता है तथा उसकी ऊंचाई 138 सेंटीमीटर के आसपास होती है। मुर्रा भैंस की देखरेख करना आसान होता है। इस नस्ल का स्वास्थ्य अन्य नस्लों की तुलना में बेहतर रहता है क्योंकि इन भैंसों की रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी होती है। मुर्रा भैंस सबसे अधिक उत्पादन वाली भैंस की नस्ल है। मुर्रा भैंस देशी और अन्य नस्ल की भैंसों की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक दूध देती है। मुर्रा भैंस अपने एक दूध काल में लगभग 1800 से 4000 लीटर तक दूध देती है और इसके दूध में वसा की मात्रा 7 से 8% होती है। इस वजह से अन्य दुधारू पशुओं के दूध के मुकाबले मुर्रा नस्ल की भैंसों का दूध अधिक दर पर बिकता है। अपनी अनेक खूबियों और किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होने के कारण यह भैंस आजकल डेयरी किसानों की पहली पसंद बनी हुई है। तो यदि किसान भाइयों आप इस नस्ल की भैंस का पालन करना चाहते हैं तो यह भैंस अमूमन 35,000 से 1 लाख रुपए के बीच मिल जाती है। इसकी कीमत और भी कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि दूध उत्पादन की क्षमता, उम्र और उसका स्वास्थ्य आदि। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ही कोई खरीदार इसकी सही कीमत का अनुमान लगा लेता है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।